तो दोस्तों, आज मैं आपके सामने फ्रॉम सीरीज के दूसरे सीजन के आखिरी 5 एपिसोड्स लेकर आया हूँ। और दोस्तों, ये एपिसोड्स अब तक के दोनों सीजन्स के सबसे इंटरेस्टिंग एपिसोड्स होने वाले हैं और आखिर में जो दिखाया गया है वो आपके होश उड़ाकर रख देगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं सीजन 2 के आगे के एपिसोड्स। लेकिन अगर किसी ने इसके पहले सीजन और बाकी के एपिसोड्स को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से वो पहले बाकी एपिसोड्स को देखकर ही इस वीडियो को शुरू करें ताकि उन्हें पूरी स्टोरी समझ में आ सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये एक्सप्लेनेशन। एपिसोड नंबर 6 पार्ट 2। तो एपिसोड 6 की शुरुआत बॉयड से होती है, जो मिसेस लियू यानी कैनी की माँ को सैरा की हर हरकत के पीछे की वजह बता रहा होता है। जिसके बाद मिसेस लियू धीरे धीरे उसकी बात समझने लगती है। अब इतने में कैनी भी वहाँ पहुँच जाता है और बॉयड कैनी को देखते ही डाइनर का दरवाजा खोलकर बाहर निकल जाता है। लेकिन अगले ही पल वो खुद को चर्च के अंदर पाता है और वहाँ वही म्यूजिकल बॉक्स बज रहा होता है जो मार्टिन वाली जगह पर दिखा था। अब अचानक बॉक्स के अंदर की बैले डांसर टॉय एकदम से इंसानी रूप में बदल जाती है और उसके सामने बैले डांस करने लगती है। लेकिन तभी उसके मुंह से कुछ अजीब से टेंटिकल्स बाहर निकलने लगते हैं, ठीक वैसे ही जैसे बॉयड के अपने शरीर के अंदर रेंग रहे हैं। ये देखकर बॉयड काफी घबरा जाता है और अगले ही पल हमें वो डाइनर के दरवाजे पर गिरा हुआ मिलता है, वो भी बेहोशी की हालत में। यानी अभी उसने जो भी देखा वो उसने तब देखा जब वो बेहोश था। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि वो उस जगह पर टेलीपोर्ट हो गया हो और वहाँ कोई ताकत उसे सच दिखाने की कोशिश कर रही थी। वेल, जो भी हो, लेकिन अब उसके सर से थोड़ा खून आ रहा था जो शायद नीचे गिरने से चोट की वजह से निकला होगा। अब ये देखकर कैनी उसे उठाता है और बॉयड को संभालते हुए उसे छोड़ने चला जाता है। फिर रास्ते में स्टोरेज रूम के पास, यानी जहाँ जेड को पहले सिंबल्स दिखे थे, वहाँ बॉयड को एक पत्थर पर वही बैले डांसर टॉय नजर आता है। अब इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता, इतने में बेसमेंट से वो टॉय वाली लेडी बाहर निकल आती है। ये देखकर बॉयड की हालत फिर से बिगड़ जाती है। लेकिन हैरानी की बात थी कि कैनी को कुछ भी नहीं दिखता। अब कैनी बॉयड को मैरियल और क्रिस्टी के पास ले जाता है ताकि उसकी तबीयत को दिखा सके। उधर फातिमा एलिस से नाराज होती है कि उसने सैरा के जिंदा होने की बात उससे छुपाई, लेकिन एलिस उसे मनाता है। जिसके बाद वो दोनों डोना के पास जाते हैं। अब डोना मिसेस लियू के पास से थोड़ी सब्जियां लेने जा रही होती है क्योंकि तूफान ने सारी फसल बर्बाद कर दी थी और इतने कम समय में नई फसल भी नहीं उग सकती। ऊपर से मुश्किल यह है कि बस के आने से टाउन में लोगों की संख्या बहुत बढ़ गई है और स्टॉक बहुत ही लिमिटेड है। दूसरी तरफ जब मेरियल और क्रिस्टी के बीच बातें चल रही होती हैं, तो इसी बीच क्रिस्टी मेरियल के बैग में हेयर क्लिप ढूंढ रही होती है। लेकिन तभी उसे उसमें रिहैब सेंटर के पेपर्स मिलते हैं और इससे उसे पता चल जाता है कि मेरियल फिर से ड्रग्स लेने लगी है। फिर मेरियल आकर क्रिस्टी पर गुस्सा करती है क्योंकि वो उसके सामान में हाथ डाल रही थी। लेकिन क्रिस्टी कहती है कि वो तो बस क्लिप ढूंढ रही थी। असल में टाउन में आने से पहले मेरियल बस से रिहैब ही जा रही थी, लेकिन क्रिस्टी से उसने झूठ बोला था कि वो किसी से मिलने जा रही है। खैर, अब क्रिस्टी मेरियल से खुलकर बात करती है। दरअसल पहले मेरियल ड्रग्स की आदी थी, लेकिन क्रिस्टी के आने के बाद उसने वो सब छोड़ दिया। पर क्रिस्टी के गायब होने के बाद वो फिर से शुरू हो गई। इसलिए अब वो कन्फेस कर लेती है कि टेली का दिया मॉर्फिन भी उसी ने लिया है। ये सुनकर अब क्रिस्टी फौरन सारी मेडिसिन और अलमारी से सारी हाई डोज दवाइयाँ छुपा देती है ताकि मेरियल आगे से वो सब कंज्यूम ना कर सके। तभी कैनी बॉयड को लेकर वहाँ आता है, जो बाहर से तो नॉर्मल लगता है, लेकिन फिर भी क्रिस्टी को मकड़ी काटने और मार्टिन के खून वाली बात बता देता है, जिसके चलते उसके शरीर में कीड़े चल रहे थे। पर कैनी और क्रिस्टी को लगता है कि ये बॉयड का वहम है क्योंकि उन्हें कुछ नहीं दिख रहा, इसलिए वो बॉयड को आराम करने भेज देते हैं। क्रिस्टी बताती है कि बॉयड को जेनेटिकली पार्किंसंस डिजीज है जो आमतौर पर बूढ़े होने पर ही असर करती है। ये सुनकर कैनी परेशान हो जाता है क्योंकि उसके पिता मिस्टर लियू को भी शुरू में ऐसी ही अजीब दिक्कतें होती थी। लेकिन कैनी और मिसेस लियू को कभी समझ नहीं आया था कि वो बीमार हैं, इसलिए उन्होंने ध्यान नहीं दिया। यही वजह थी कि अब कैनी बॉयड को उसी वजह से खोना नहीं चाहता था। अब बॉयड को आराम करते करते फिर से वही बैले डांसर दिखने लगती है, लेकिन इस बार जैसे वो उसे सच में मारना चाहती थी। इसीलिए डर के मारे बॉयड अपनी गन निकालकर उस पर पॉइंट कर देता है। लेकिन रियलिटी में उसके सामने मेरियल खड़ी होती है, जो उसकी हालत को देखकर उसे शांत करवाने की कोशिश कर रही थी। अब सबको ये लग रहा था कि बॉयड का दिमाग धीरे धीरे खराब हो रहा है और वो हेलुसिनेशन देख रहा है। लेकिन बॉयड के दिमाग में बार बार बस वही कीड़े और उनका दर्द घूम रहा था। इधर रात में डोना मिसेस लियू के घर में जिम और उसके परिवार के साथ बैठी होती है और उन्हें फसलों और खाने की कमी की सिचुएशन समझाती है कि तूफान ने सब तहस नहस कर दिया और इतने कम समय में दोबारा सब उग पाना पॉसिबल नहीं है।
तो ये सुनकर जिम की थ्योरी और स्ट्रांग हो जाती है कि जो भी इस जगह को कंट्रोल कर रहा है वो जानबूझकर उनकी परेशानियों को बढ़ा रहा है। यहाँ तक कि बस के जरिए नए लोगों को भेजना भी उसी एक्सपेरिमेंट का हिस्सा है ताकि स्ट्रेस लेवल और बढ़े। उधर कॉलोनी हाउस में अभी भी फातिमा एलिस से इस बात से नाराज थी कि उसने सहरा की जिंदा होने की बात उससे छुपाई, लेकिन साथ साथ वो फ्यूचर और इस टाउन की अनसर्टन लाइफ को लेकर भी अंदर से काफी फ्रस्ट्रेटेड थी। लेकिन तभी किचन की तरफ से डेल हॉल के चिल्लाने की आवाज आती है, जहां डेल एल्जिन पर सब्जियां चुराने का इल्जाम लगाता है क्योंकि उसे समझ में आ गया था कि आगे फूड शॉर्टेज होने वाली है, जबकि असल में एल्जिन ने कुछ भी चुराया नहीं होता। अब झगड़ा सुलझाते सुलझाते डेल के हाथ में पकड़ा चाकू धोखे से सीधा एलिस के फेफड़े वाले एरिया में जाकर लग जाता है और वहां से खून भी बहने लगता है। ये देखकर सब घबरा जाते हैं क्योंकि घर पर इतने बड़े घाव का इलाज करना नामुमकिन था और रात के टाइम में हॉस्पिटल तक पहुंचना भी रिस्की था क्योंकि बाहर मॉन्स्टर्स घूम रहे थे। लेकिन फिर भी एल्जिन जल्दी जल्दी बाहर जाकर वैन स्टार्ट करता है और मॉन्स्टर्स के उन तक पहुंचने से पहले ही वो फातिमा और एलिस को वैन में बैठाकर क्लिनिक की तरफ भागता है। हालांकि इस बीच मॉन्स्टर्स दौड़ते नहीं, बस धीरे धीरे चलते और अजीब तरह से हंसते हुए आगे बढ़ते हैं और इसी गैप का फायदा उठाकर वो लोग वहां तक पहुंच जाते हैं। असल में ये मॉन्स्टर कभी दौड़ते नहीं थे, बस ऐसे ही चलते थे और अजीब सी क्रीपी स्माइल करते हुए आगे बढ़ते रहते थे। अब क्लिनिक पहुंचते ही क्रिस्टी फौरन एलिस के लंग्स में भरा खून निकाल देती है ताकि उसकी सांस ना रुक जाए, लेकिन इतनी ब्लीडिंग होने के बाद उसे तुरंत खून की जरूरत होती है और तभी पता चलता है कि एलिस का ब्लड ग्रुप ओ नेगेटिव है जो सिर्फ बॉयड से मैच करता है, यानी उसे खून सिर्फ वही डोनेट कर सकता है। अब बॉयड ये जानकर और घबरा जाता है कि मार्टिन का खून और वही कर्स उसके अंदर इन कीड़ों को लेकर आया था, इसीलिए अगर ये कर्स वाला खून एलिस के अंदर गया तो शायद वो भी उसी तरह की हालत में चला जाएगा। नतीजतन बॉयड इसके लिए साफ साफ मना कर देता है, लेकिन कैनी, जिसे अब तक ये सब एक तरह का मेंटल ब्रेकडाउन और वहम लग रहा था, वो खुद सामने आकर कहता है कि अगर ये खून इतना ही खतरनाक है तो वो इसे खुद अपने ऊपर ले लेगा ताकि रिस्क उस पर हो, लेकिन एलिस की जान बच सके। बाकी जो होगा बाद में देख लेंगे। अब बॉयड उसे काफी देर तक समझाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी अचानक उसकी बाह के नीचे से वही कीड़े सबके सामने उभर कर चलने लगते हैं और इस बार ये सिर्फ बॉयड की आंखों में ही नहीं बल्कि कमरे में मौजूद हर किसी को साफ साफ दिखते हैं। ये देखकर अब सबको कंफर्म हो जाता है कि बॉयड पागल नहीं है बल्कि सचमुच उसके अंदर कुछ भयानक चल रहा है। पर एलिस की जान भी दांव पर थी, इसलिए कैनी फिर भी जिद करता है कि बॉयड अपना खून दे दे। लेकिन तभी बॉयड के दिमाग में कुछ आता है और वह फौरन सबको अंदर रहने को कहकर एक चाकू उठाता है और क्लिनिक से बाहर निकल जाता है। फिर वो वहां खड़े मॉन्स्टर्स को उकसाने लगता है ताकि वो उसकी तरफ आए और अब कुछ ही सेकंड्स में मॉन्स्टर्स उसके सामने आ जाते हैं, जिसमें सबसे अलग और डरावना वही स्माइली मॉन्स्टर भी होता है, हमेशा की पागल सी मुस्कान और जमे हुए चेहरे के साथ। अब बॉयड पहले खुद के हाथ पर गहरा कट लगाता है और फिर स्माइली की गर्दन पर चाकू चला देता है। इसके बाद वो उसका जख्म अपने खून से मिलाकर उसकी गर्दन पकड़कर बोलता है कि मेरा खून अब तुम्हारा खून है। फिर शुरू में तो कुछ नहीं होता, स्माइली ऐसे रिएक्ट करता है जैसे ये सब तमाशा हो, लेकिन कुछ ही पल बाद वो वहीं तड़प तड़प कर मर जाता है। ये इस शो का पहला मोमेंट था जब किसी इंसान ने किसी मॉन्स्टर को सच में मार डाला था, इसलिए बाकी खड़े मॉन्स्टर्स भी ये सब देखकर थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं। जिसके बाद टाइम मिलते ही बॉयड भागकर वापस अंदर आ जाता है और मॉन्स्टर्स भी बॉयड को छोड़कर वापस टाउन की तरफ चले जाते हैं। अब बॉयड को यकीन हो जाता है कि जिन कीड़ों ने उसे अंदर से खा रखा था वो अब उसके खून के जरिए स्माइली में ट्रांसफर हो गए और उन्हीं ने उसे मार डाला, यानी अभी के लिए उसका खून क्लीन है। इसलिए अब वो तुरंत जाकर अपना ब्लड देता है और सबकी नजरें इस बात पर टिकी रहती हैं कि कहीं एलिस में भी कोई अजीब रिएक्शन ना दिखने लगे, लेकिन धीरे धीरे उसकी हालत स्टेबल होने लगती है। इसी बीच फातिमा कोने में जाकर रोने लगती है तो बॉयड और फिर क्रिस्टी दोनों उसे संभालते हैं। अब इसी दौरान फातिमा धीरे से क्रिस्टी से पूछती है कि क्या उसके पास प्रेगनेंसी टेस्ट किट है। तो ये सुनने के बाद क्रिस्टी थोड़ी शॉक्ड हो जाती है। साथ ही कैनी और बॉयड अभी भी उस मरे हुए मॉन्स्टर को खिड़की से देख रहे थे कि कहीं उसमें कोई चेंज तो नहीं आया। उधर डोना ईथन के साथ मिसेस ल्यू के घर के बेसमेंट में आती है, जहां ईथन उसे बताता है कि वो बाहर से कितना भी टफ दिखे लेकिन अंदर से वो बहुत डरा हुआ है और उसे डर है कि कहीं ये बेसमेंट भी पिछली जगहों की तरह ढह ना जाए या मॉन्स्टर्स यहाँ भी ना घुस जाएं। हालांकि डोना उसे आश्वासन देती है कि ये जगह सेफ है और यहाँ वो सुरक्षित रहेगा। साथ ही उसे ये भी महसूस करवाती है कि डर होना नॉर्मल है लेकिन वो अकेला नहीं है। और इसी इमोशनल और टेंशन भरे माहौल के साथ एपिसोड 6 यहीं पर खत्म हो जाता है।
एपिसोड नंबर 7, बेली ऑफ द बीस्ट। एपिसोड 7 की शुरुआत में क्रिस्टी प्रेगनेंसी टेस्ट किट से कंफर्म कर लेती है कि फातिमा सच में प्रेग्नेंट है। लेकिन ये बात फिलहाल सिर्फ क्रिस्टी और फातिमा तक सीमित रहती है। अब सुबह होते ही सब लोग मरे हुए मॉन्स्टर को देखने बाहर जाते हैं। अब बॉयड और क्रिस्टी चाहते थे कि उसका पोस्टमार्टम करके समझा जाए कि ये अंदर से कैसे काम करते हैं, लेकिन कैनी इसके सख्त खिलाफ होता है क्योंकि उसे लगता है कि इससे और भी खतरनाक चीजें निकल सकती हैं। लेकिन इसके बावजूद बॉयड और क्रिस्टी मॉन्स्टर की बॉडी क्लिनिक में ले आते हैं और बॉयड एलिस, एल्जिन और फातिमा को कॉलोनी हाउस वापस जाने के लिए कहता है ताकि वो लोग एलिस को देखने वहां ना आए, वरना इस मॉन्स्टर को यहाँ देखकर उन लोगों में पैनिक फैल सकता था। खैर, उधर कॉलोनी हाउस में डेल हॉल अपनी गलती की वजह से बहुत शर्मिंदा होता है। यहाँ साफ दिखता है कि उसने एलिस को चाकू सच में गलती से ही मारा था, लेकिन क्योंकि खाने की कमी के स्ट्रेस में वो सबके साथ रूड हो रहा था, इसलिए डोना उसे एक कमरे में बंद कर देती है। अब नीचे फातिमा और एलिस आते हैं, जिसके बाद डोना एलिस को उसके रूम में ले जाती है। आगे जिम अपने घर से बाहर निकलता है तो रैंडल को ड्रोन उड़ाते हुए देखता है। अब ये देखकर उसके दिमाग में तुरंत एक आइडिया आता है और वो रैंडल से अपने प्लान में मदद मांगता है। हालांकि शुरू में रैंडल इसके लिए मना कर देता है, लेकिन जब उसे लगता है कि इस आइडिया से सच में टाउन से निकलने का चांस बन सकता है तो वो मान जाता है। उधर क्लिनिक में क्रिस्टी डरते डरते मॉन्स्टर का ऑटोप्सी शुरू करती है। यहाँ उसे पता चलता है कि इसके अंदर के ऑर्गन्स स्ट्रक्चर में तो इंसानी जैसे हैं, लेकिन खून की कमी से सबके सब सिकुड़कर सूखे हो चुके हैं। इतने में उधर मेरियल को अचानक उल्टियां होने लगती हैं, जो ड्रग्स छोड़ने की वजह से था। अब क्रिस्टी उसे आराम करने भेज देती है और खुद वापस बॉडी पर काम जारी रखती है। सबसे शॉकिंग बात ये निकलती है कि मॉन्स्टर के शरीर के अंदर कोई भी फ्लूइड नहीं है, ना खून ना कुछ और। इसके बाद फ्रस्ट्रेशन में क्रिस्टी कई बार सर्जिकल नाइफ से उसके अंदर स्टैब करती है, लेकिन तभी उसके लीवर वाले हिस्से से पीला तरल यानी कि बाइल बाहर निकलता है, जो डाइजेशन के लिए होता है। असल में ये बाइल इंसानी शरीर के गॉल ब्लेडर में बनता है, लेकिन शायद इन मॉन्स्टर्स में गॉल ब्लेडर पंक्चर या खराब होने की वजह से बाइल इनके लीवर में भरा हुआ था। अब ये चीज नोटिस करके कि शायद ये बाइल इन मॉन्स्टर्स के खिलाफ उनके काम आ सकता है, तो वो एक बोतल में उसे स्टोर कर लेती है। और हाँ, एक पॉइंट ये भी हो सकता है कि बॉयड के खून से गए कीड़ों ने स्माइली के अंदर सारा खून चूस लिया हो, इसलिए बॉडी अंदर से पूरी तरह से सूखी मिली हो। तभी हम भी नोटिस कर पाते हैं कि पहले जब बॉयड ने उस मॉन्स्टर की गर्दन पर कट लगाया था, तब जो थोड़ा बहुत गाढ़ा सा फ्लूइड दिखा था वो भी नॉर्मल इंसानी खून जैसा नहीं लग रहा था। खैर, उधर ईथन अब विक्टर से मिलने जाता है, लेकिन विक्टर उससे बात करने से बचता है, जैसे जानबूझकर दूरी बना रहा हो। असल में उसे अंदर अंदर से डर था कि वो जिस के करीब जाता है उसकी मौत हो जाती है, तो यही वजह थी कि वो ईथन से दूरी बनाए हुए था। लेकिन जब ईथन को बुरा लगने लगता है तो विक्टर उसे मनाने के लिए अपने साथ में पेड़ गिनने का काम दे देता है। फिर इसी दौरान विक्टर नोटिस करता है कि चलते चलते पेड़ों की पत्तियां भी सूख रही हैं और मौसम भी बदल रहा है, जो उसे पिछले 40 सालों में पहली बार दिख रहा है। खैर, तभी जेड के पास टैबी उसे थैंक्स बोलने आती है, क्योंकि उसने 5वें एपिसोड में केव से बाहर उसकी मदद की थी। लेकिन जेड उसे वो वक्त याद करके बताता है कि उसे बोतल वाले पेड़ पर सिंबल देखने के बाद यूनियन सोल्जर उस पर बंदूक चलाते हुए दिखा था, और तब जिम ने उसे संभाला था, जो कि सीजन 1 में हमने देखा था। अब टैबी जेड की डायरी में बने सिंबल को देखकर चौंक जाती है, क्योंकि वही सिंबल उसने उन सुरंगों में भी देखा था, इसलिए अब वो ये बात जेड को बता देती है। उधर जिम रैंडल को अपनी आरवी में लाता है, जहाँ रेडियो का एंटीना और सेटअप रखा था। असल में उसे लगता है कि पिछली बार रेडियो पर जो आवाज आई थी वो कोई ऐसा इंसान है जो इन सब के बारे में जानता है और इन्हें ट्रैक कर रहा है, इसलिए अगर दोबारा कनेक्शन बना तो उससे इस जगह के बारे में जवाब मिल सकते हैं। ये सुनकर अब रैंडल को यहाँ तक शक होने लगता है कि ये पूरा टाउन ही किसी एक्सपेरिमेंट का हिस्सा है, जिसमें बॉयड, डोना और खत्री सब शामिल होंगे। इतना ही नहीं, बल्कि शायद नेथन, जो कि सबके सामने मरा था, वो भी सच में जिंदा हो। हालांकि जिम ये थ्योरी पूरी तरह से नकारता नहीं, जिसके बाद दोनों फिलहाल अपने टेक्निकल प्लान पर फोकस करते हैं। खैर, अब क्लिनिक में मेरियल सोकर उठती है और मॉन्स्टर वाले रूम में जाती है, तो उसे लगता है कि उस मॉन्स्टर की बॉडी गायब है। फिर वो इसी बारे में बताने के लिए जब क्रिस्टी को ढूंढती है, तो इतने में वो मॉन्स्टर उस पर अटैक कर देता है। लेकिन ये सब सिर्फ उसका एक डरावना नाइटमेयर होता है, जो उसे ड्रग विड्रॉल की वजह से आ रहा था। आगे फातिमा डोना के पास प्लांटिंग एरिया में पहुंचती है, जहां सारे पौधे मर चुके थे, जिससे डोना काफी परेशान थी। इसके बाद फातिमा उसे अपनी प्रेगनेंसी की खुशखबरी देती है, जिसके बाद इस डार्क माहौल में एक पॉजिटिव चीज सुनने को मिलती है, जिससे डोना कुछ हल्की हो जाती है।
लेकिन फातिमा अभी भी अंदर से टूटी हुई थी, क्योंकि रियल वर्ल्ड में वो माँ नहीं बन सकती थी। इसलिए अब अचानक यहाँ प्रेगनेंसी होना उसके लिए भी बहुत कंफ्यूजिंग था। लेकिन डोना उससे कहती है कि ये जगह खुद ही इतनी अजीब है कि यहाँ कुछ भी हो सकता है, और फिर वो उससे कहती है कि सबसे पहले वो ये बात एलिस से शेयर करे। इधर एल्जिन अपनी टेंशन जूली से शेयर करता है कि ये जगह उसे पहले सपनों में बिल्कुल वैसी ही दिखती थी, लेकिन एक सीन या डिटेल उसे याद नहीं आ रहा जो बहुत ही इंपॉर्टेंट लग रहा था। अब जूली उसे रिलैक्स होने के लिए बाथ थेरेपी ट्राई करने को कहती है, यानी टब में लेटकर पानी को कानों तक भर देना। इस तरह अब रात को कॉलोनी हाउस में एल्जिन टब में लेटकर यही कर रहा होता है, और तभी उसे वहीं पास वही म्यूजिकल बॉक्स दिखता है जो पहले बॉयड को दिखा था। अब वो बॉक्स अचानक से बजने लगता है, और इतने में एक बेहद डरावनी बूढ़ी सी मॉन्स्टर बाहर निकलकर एल्जिन के ऊपर झुकती है और उसे पानी में जबरदस्ती डुबाने लगती है। इसके बाद एल्जिन हाथ पैर मारता रह जाता है, और यहीं पर एपिसोड 7 खत्म हो जाता है। एपिसोड नंबर 8 फॉरेस्ट फॉर द ट्रीज। एपिसोड नंबर 8 की शुरुआत कैनी के साथ होती है, जो अपने घर पर माँ के साथ किचन में बात कर रहा होता है। तभी पहली बार उनके घर के पुराने लैंडलाइन फोन पर अचानक रिंग होती है। डरते डरते कैनी रिसीव करता है तो दूसरी तरफ से अजीब सी आवाज आती है। वो छूते हैं, तबाह करते हैं और चुरा लेते हैं। यहाँ कोई आजाद नहीं है, वो आ गए हैं, वो लेकर जाएंगे 3, लेकिन अगर रोकना है उन्हें तो बंद करो ये संगीत। अब कैनी को कुछ भी समझ में नहीं आता, लेकिन जब वो टेबल पर रखा खाना देखता है तो उसमें अजीब से कीड़े रेंगते हुए दिखाई देते हैं। तभी उनमें से एक कीड़ा उसके हाथ पर चढ़कर उसे जला देता है, जैसे जलती चीज छू गई हो। फिर इसी दौरान उसे भी वही म्यूजिकल बॉक्स नजर आता है जो पहले बॉयड देख चुका था। इसके बाद अचानक उसकी आंख खुलती है और पता चलता है कि ये सब एक सपना था। लेकिन सबसे डरावनी बात ये थी कि जहां सपने में कीड़े ने उसका हाथ जलाया था, रियल में भी उसी जगह पर उसकी त्वचा जली हुई होती है। और ये देखकर कैनी शॉक्ड रह जाता है। जिम और रैंडल इस बीच ड्रोन की मदद से एंटीना को और ऊपर ले जाने की कोशिश करते हैं ताकि रेडियो सिग्नल मिल सके, लेकिन इतनी ऊंचाई पर भी रेडियो फिर से काम नहीं करता। अब रैंडल जिम को कहता है कि रेडियो को थोड़ी देर छोड़कर टाउन के लोगों पर ही नजर रखो, खासकर ये जानने के लिए कि नेथन सच में मरा भी है या नहीं। तो इसी वजह से दोनों ये तय करते हैं कि वो सैरा से सीधे बात करके कंफर्म करेंगे। उधर सैरा टाउन के लोगों के बर्ताव से तंग आकर फिर से जंगल में निकलने और बाहर का रास्ता ढूंढने का सोच रही होती है, लेकिन बॉयड समझ जाता है कि अगर उसे खुला छोड़ दिया तो वो फिर से भाग जाएगी। इसलिए वो फैसला करता है कि अभी सैरा को शेरिफ स्टेशन के अंदर ही रखा जाए। दूसरी तरफ टैबी जेड के कहने पर उसे मॉन्स्टर वाली गुफा के एंट्रेंस पर लेकर जाती है। वहाँ जब जेड को ये पता चलता है कि विक्टर ने भी उन्हीं निशानों यानी सिंबल्स को गुफाओं की दीवारों पर देखा था, लेकिन उसने कभी उसे ये बात नहीं बताई, तो जेड उसे ढूंढकर इस बारे में बात करने का फैसला करता है। इधर हम देखते हैं कि विक्टर ईथन को लेने घर आता है, तो इस बार जूली उससे काफी अच्छे से बात करती है और पार्टी के दौरान उसकी मदद के लिए उसे थैंक्स कहती है। तभी ईथन के बाहर आने पर विक्टर उसे अपनी पुरानी जैकेट गिफ्ट कर देता है, क्योंकि अब ठंड बढ़ रही थी। फिर बाद में जब ये तीनों यानी जूली, विक्टर और ईथन डाइनर में पहुंचते हैं तो जैकेट की जेब में ईथन को एक स्केच मिलता है। अब वो इस बारे में पूछते हैं तो विक्टर अचानक बहुत ही डिप्रेस्ड हो जाता है और हमें एक छोटी सी पास्ट क्लिप दिखाई जाती है। असल में उसकी माँ मिरांडा ने यही स्केच उसे दिया था और फिर उसे स्टोरेज रूम में रहने के लिए बोलकर वहाँ से चली गई थी। दोस्तों, स्टोरेज रूम वही जगह है जहाँ शुरू में जेड को सिंबल्स दिखाई दिए थे और जहाँ बॉयड को बैले डांसर दिखाई दी थी। खैर, अब प्रेजेंट टाइम में जेड विक्टर के पास पहुँच चुका होता है और उस पर गुफाओं और सुरंगों के बारे में ना बताने के लिए गुस्सा होता है। जेड कहता है, क्या तुम घर जाना नहीं चाहते? आखिर तुमने मुझे उस बारे में क्यों नहीं बताया? लेकिन विक्टर साफ बोल देता है कि यही जगह उसका घर है, जिसे सुनकर सभी शॉक्ड हो जाते हैं कि आखिर वो ऐसे कैसे बोल सकता है, क्योंकि सभी यहाँ से निकलना चाहते हैं जबकि वो ऐसी बातें कर रहा है। खैर, अब विक्टर ये बोलकर वहाँ से चला जाता है, लेकिन टैबी को जेड का ये बर्ताव पसंद नहीं था, इसलिए वो गुस्सा करके खुद विक्टर के पीछे चली जाती है, क्योंकि आखिरकार विक्टर ने उसकी जान बचाई थी और वो उससे सही से बात करना चाहती थी। उधर बॉयड इस बीच कॉलोनी हाउस में एलिस से मिलने आता है, जहां एलिस बहुत ही खुश था क्योंकि फातिमा ने उसे उनके आने वाले बच्चे के बारे में बता दिया था। अब वो ये गुड न्यूज बॉयड से शेयर करना चाहता था, लेकिन तभी डोना आकर बॉयड को बुला लेती है और वो बात अधूरी रह जाती है। फिर बॉयड डोना से सैरा की सिचुएशन पर बात करता है और कहता है कि अगर उसे किसी काम में बिजी रखा जाए और टाउन के लोगों के बीच में इन्वॉल्व्ड रखा जाए तो वो बेहतर रहेगी, क्योंकि वो नेचर से बुरी इंसान नहीं है। जरूर उससे वो काम किसी और ने करवाया है या फिर उस पर कोई और काबू कर रहा होगा
अब डोना ये सुनकर पहले तो मना करती है, लेकिन बाद में मान जाती है कि उसे कोई जिम्मेदारी दी जा सकती है। फिर डोना एल्जिन वाली बात भी बॉयड को बताती है कि पिछली रात एल्जिन ने सपने में देखा कि कोई मॉन्स्टर उसे पानी में डुबा रहा है, और जब वो घबराकर उठा तो उसके मुंह से सच में पानी निकला। अब ये वही सीन था जो 7वें एपिसोड के एंड में दिखाया गया था। अब ये पैटर्न क्लियर होता है कि जो चीज कैनी और एल्जिन ने सपने में झेली, उनके रियल शरीर पर भी वही असर दिखा, यानी कैनी के हाथ पर घाव और एल्जिन के मुंह से पानी। अब बॉयड ये सुनकर और ज्यादा डर जाता है, क्योंकि उसके साथ भी मार्टिन और कीड़ों वाले कर्स के समय से ऐसी ही बातें हो रही थी। खैर, अब बॉयड एल्जिन को वो पीला फ्लूइड दिखाता है जो उन्हें मॉन्स्टर की बॉडी से मिला था। असल में बॉयड को लगता था कि शायद इससे मॉन्स्टर्स को मारा जा सकता है, लेकिन दिक्कत यह है कि इस फ्लूइड को उनके अंदर पहुंचाएंगे कैसे। तो इस पर एल्जिन सजेशन देता है कि वो खून पर इस फ्लूइड की कोटिंग करेंगे, यानी किसी तरह ब्लड के साथ मिक्स करके मॉन्स्टर्स को टारगेट कर सकते हैं, जैसे पहले बॉयड के खून ने स्माइली को खत्म किया था। अब ये बात बॉयड को भी समझ में आ जाती है और उसे ये प्लान सही लगता है। दूसरी तरफ जिम और रैंडल सेरा के पास नेथन के बारे में जानने पहुंचते हैं। यहाँ रैंडल सेरा से ऐसे बात करता है जैसे वो कोई ड्रामा कर रही हो, लेकिन सेरा को कुछ समझ में नहीं आता। लेकिन तभी डोना कुछ कपड़े लेकर वहाँ आती है, क्योंकि बॉयड की बात मानकर वो सेरा को सिलाई का काम देने आई थी। तभी रैंडल और जिम को वहाँ देखकर वो शॉक्ड हो जाती है और समझ जाती है कि ये दोनों उसे टॉर्चर कर रहे हैं, इसीलिए उन्हें वहाँ से जाने को कहती है। अब रैंडल को लगता है कि डोना जानबूझकर काम का बहाना बनाकर आ गई थी ताकि सेरा सच्चाई ना बता सके। खैर, अब जिम रैंडल को बाहर लेकर जाता है और रात होने से पहले आरवी में मिलने को कहता है ताकि रात में आसपास कुछ क्लू ढूंढ सके। तो रैंडल इसके लिए एग्री करता है। इसके बाद जिम जूली को जाकर बताता है कि वो रात को घर नहीं आएगा, जिस पर जूली भी ना चाहते हुए मान जाती है, क्योंकि उसे भी कैसे भी करके यहाँ से बाहर जाना था। खैर, उधर विक्टर के पास टैबी आकर प्यार से पूछती है कि उसने जेट को सिंबल्स के बारे में क्यों नहीं बताया। तो विक्टर उसे बताता है कि क्रिस्टोफर को भी यही सिंबल्स दिखने शुरू हुए थे और उसके बाद टाउन में सब मर गए। इस बीच वो टैबी को अपनी कुछ पुरानी ड्राइंग्स दिखाना चाहता था जो उसने छुपा कर रखी थी, क्योंकि उन्हें देखकर उसे पुराने हादसे याद आते थे। इसलिए अब वो उसे पुरानी कार के पास लेकर जाता है जहाँ ड्राइंग्स रखी हुई थी। अब ड्राइंग्स देखते ही विक्टर को पास्ट याद आ जाता है और वो जोर जोर से रोने लगता है। यहाँ उस फ्लैशबैक में हमें पता चलता है कि जब मिरांडा ने विक्टर को स्टोरेज रूम में छोड़ा था तो उसकी छोटी बहन एलॉयज भी उसके साथ थी। साथ ही मिरांडा ने एलॉयज को भी एक स्केच दिया था ताकि वो दोनों रात भर ड्राइंग बनाते रहें। लेकिन मिरांडा के जाते ही एलॉयज उसके पीछे चली गई और कभी वापस नहीं लौटी। पर बाद में विक्टर को अपनी मेंटल कंडीशन की वजह से अपनी बहन याद ही नहीं रही, जो कि अब उसे याद आ रही थी। इसी बीच हम नोटिस करें तो विक्टर को शुरू में कई चीजें याद नहीं थी, जिस वजह से वो पेंटिंग बनाकर चीजों को याद रखने की कोशिश करता था। लेकिन अब धीरे धीरे उसको अपनी माँ और बहन भी याद आने लगी थी। इवन वो व्हाइट बॉय भी उसे वापस से दिखने लग गया था। खैर, अब विक्टर टैबी को लाइट हाउस वाली ड्राइंग दिखाता है, मतलब यहाँ लाइट हाउस भी है। असल में मिरांडा उसी शाम बच्चों को बचाने लाइट हाउस गई थी, वो भी विक्टर और एलॉयज को स्टोरेज रूम छोड़कर। लेकिन बाद में विक्टर को उसकी लाश पेड़ के पास मिली और टैबी को ये सब जानकर बहुत दुख होता है। उधर अब कैनी और बॉयड क्लिनिक में जाते हैं, क्योंकि क्रिस्टी और मेरियल को मॉन्स्टर बॉडी वाले रूम से अजीब आवाजें आ रही थी। अब वहाँ उन्हें मॉन्स्टर की बॉडी पर ढेर सारे कीड़े रेंगते हुए दिखाई देते हैं, वही जो कैनी ने सपने में देखे। अब कैनी बॉयड को अपना सपना और हाथ का घाव दिखाता है, जिसके बाद वो दोनों समझ जाते हैं कि टाउन की चीजें अब सपनों में भी नुकसान पहुंचा रही हैं, यानी सोना भी अब सेफ नहीं है। तभी उसे मार्टिन की बातें याद आती हैं कि मॉन्स्टर्स से भी खतरनाक चीजें ऑलरेडी यहाँ पर मौजूद हैं। खैर, तभी डोना दवाई लेने आती है, जो मॉन्स्टर के बारे में जानकर बॉयड पर गुस्सा करती है कि उसने पहले क्यों नहीं बताया। फिर बॉयड उससे माफी मांगता है और डोना उस बॉडी को देखने जाती है, लेकिन तब तक वो कीड़े गायब हो चुके होते हैं। इसलिए सब तय करते हैं कि वो मॉन्स्टर को जला देंगे। अब बॉयड और कैनी बॉडी को ले ही जा रहे होते हैं कि तभी रैंडल उन्हें देख लेता है। फिर वो डोना से माफी मांगता है अपने बुरे बर्ताव के लिए और बात करने के बहाने उसे साइड में ले जाता है। उधर शाम को जब जिम आरवी में पहुंचता है तो हम देखते हैं कि रैंडल ने डोना को पेड़ से बांध कर रखा होता है, यानी उसे अब तक सब नकली लग रहा था। लेकिन जिम ये देखकर शॉक्ड हो जाता है। वहीं बॉयड और कैनी उस मॉन्स्टर की बॉडी को जला देते हैं। फिर उनके टाउन लौटते ही बस से आया एक कैरेक्टर रेजी खून से लथपथ चिल्लाता हुआ अपने घर से बाहर निकलता है। वो मदद मांगते हुए चिल्ला रहा होता है। उसके साथ कुछ भयानक हुआ था और इसी के साथ ये 8th एपिसोड भी यहीं पर एंड हो जाता है। एपिसोड नंबर 9
बॉल ऑफ मैजिक फायर। एपिसोड 9 की शुरुआत आखिरी एपिसोड के ठीक वही सीन से होती है जहां बॉयड और कैनी रेजी के पास पहुंचते हैं, जहां रेजी की बीवी पॉला का शरीर अंदर से फटकर पूरी तरह से बर्बाद हो चुका होता है। असल में ये दोनों ही बस से यहाँ पर आए थे। खैर, अब रेजी बताता है कि पॉला बस सोने गई थी, लेकिन तभी अचानक चिल्लाई और वही लाइंस दोहराने लगी जो कैनी ने सपने में सुनी थी। वो छूते हैं, तबाह करते हैं, बंद करो ये संगीत। फिर उसके शरीर का अंदर का हिस्सा फट गया। फिर बॉयड कुछ सोचता है और बाहर आकर जूली को अपने साथ रुकने को कहकर ईथन और मिसेस लिव को भेज देता है। इसके बाद वो जूली से कहता है कि कॉलोनी हाउस जाकर सबको वार्न करे कि कोई नहीं सोएगा, सब जागेंगे। अब कैनी सैरा के पास जाकर ये बात बताता है और इसी बीच जूली भी बॉयड को बता देती है कि जिम आरवी पर है, तो बॉयड खुद वहां चला जाता है। उधर हम देखते हैं कि आरवी के पास रैंडल ने अभी भी डोना को पेड़ से बांध कर रखा था और उसे उल्टा सीधा बोल रहा था। अब जिम डोना को छुड़ाने की कोशिश करता है, लेकिन रैंडल उसे भी मारने लगता है। लेकिन इतने में बॉयड वहां पहुंचकर और रैंडल पर अपनी गन तानकर दोनों को बचा लेता है। अब अंधेरा होने वाला था, इसीलिए ये वैन में जाने लगते हैं, लेकिन रैंडल को तो ये सब अभी भी मजाक लग रहा था, इसलिए वो चाबी झाड़ियों में फेंक देता है। हालांकि बॉयड उन्हें आरवी में ले जाता है क्योंकि उसके पास वो बाइल था। इसी बीच रैंडल अभी भी बकवास कर रहा होता है, तो बॉयड गुस्से में उसे पकड़कर धमकाता है कि अगर वो शांत नहीं हुआ तो वो उसे बाहर पेड़ से बांध देगा, तब खुद समझ जाएगा कि सच क्या है। ये सुनकर अब रैंडल थोड़ा शांत हो जाता है, जिसके बाद बॉयड अपनी बुलेट्स में 2 बाइल फ्लूइड लगाता है ताकि मॉन्स्टर को शूट कर सके। फिर रात होते ही मॉन्स्टर्स आते हैं, लेकिन अचानक रुक जाते हैं, जो सबको बहुत ही अजीब लगता है। और तभी आरवी के रेडियो में वही म्यूजिकल बॉक्स की धुन बजने लगती है और बॉयड जानता था कि मार्टिन ने कहा था ये सब बंद होने पर बुरी चीजें होंगी। अब यही बात वो डोना को बताता है और बाहर मॉन्स्टर्स को शूट करने जाता है क्योंकि आरवी अब सेफ नहीं थी। लेकिन रैंडल अपनी जान बचाने के लिए इमरजेंसी विंडो तोड़कर बाहर भागता है, जिसके बाद डोना, जिम और बॉयड के पास अब कोई रास्ता नहीं बचता। अब बॉयड फौरन डोना से कहता है कि जल्दी से चाबी ढूंढो और वैन स्टार्ट करो। वो तब तक मॉन्स्टर्स को शूट करके उसे कवर देगा। लेकिन तभी बॉयड को अचानक आरवी के अंदर अपनी बीवी एबी दिखाई देती है, जो उसे रोक रही होती है, पर वो समझ जाता है कि यह सब छलावा है, इसीलिए वो मॉन्स्टर्स को शूट करते करते खुद भी वैन में जाकर बैठ जाता है। इसके बाद डोना चाबी ढूंढकर वैन स्टार्ट कर देती है और ये लोग सीधा कॉलोनी हाउस की तरफ भागते हैं। उधर रैंडल भागते भागते जंगल में कीड़ों से घिर जाता है, जो उसके शरीर और मुंह में घुस जाते हैं, जिसके बाद उसकी आंखें सफेद हो जाती हैं। वहीं आज रात को ना सोने की खबर सुनकर विक्टर और जेड अब मिसेस लिव के घर में टैबी से मिलने आते हैं। अब बाहर विक्टर जूली, ईथन और मिसेस लिव के पास बैठा होता है, जबकि अंदर टैबी और जेड विक्टर की ड्राइंग्स देख रहे होते हैं, वही लाइट हाउस और सोल्जर्स वाली जो वो गाड़ी की डिग्गी में छुपा कर रखता था। जेड को इस चीज के विजन आए थे जिस पर उन्होंने बुलेट्स फायर की थी। तभी टैबी को भी अपना एक पुराना ड्रीम याद आता है जहां वो लाइट हाउस में थी। फिर उसे लगता है कि शायद वो बच्चे उससे हेल्प मांग रहे थे। इवन विक्टर ने भी टैबी को बताया था कि उसकी माँ भी उन बच्चों की मदद करना चाहती थी। अब टैबी सोचती है अगर बच्चों की मदद की जाए तो शायद सभी लोग बाहर निकल सकें, जो कि जेड को भी सही लगता है। बाहर ईथन जिम के घर ना जाने से परेशान होता है। वो सोच रहा था विक्टर के टाइम की तरह सब मारे जाएंगे, लेकिन विक्टर, जूली और मिसेस लिव उसे समझाते हैं, जिसके बाद ईथन रूम में चला जाता है। इधर कैनी सैरा पर नजर रखने आता है ताकि वो कहीं भाग ना जाए। अब सैरा उससे अपनी गलती की माफी मांगती है कि वो सब उसने जानबूझकर नहीं किया। हालांकि कैनी शुरू में उससे अच्छा बर्ताव नहीं करता और उसकी बातों पर ध्यान नहीं देता, जिस वजह से सैरा थोड़ा खिसिया जाती है और कहती है कि अब वो जीना भी नहीं चाहती। अब कैनी ये सुनकर पहले तो उसे गुस्से में समझाता है, लेकिन जब सैरा नहीं मानती तो वो बॉयड की स्पेयर गन को लाकर उसे दे देता है कि लो, अगर इतना ही शौक है मरने का तो मर जाओ। असल में कैनी को लग रहा था कि वो सब इमोशनल होने का ड्रामा कर रही है, लेकिन सैरा अब बॉयड की स्पेयर गन में बुलेट्स डालती है और सिलेंडर घुमाती है। अब पहले तो 2 शॉट्स ब्लैंक निकलते हैं जो उसने अपने ऊपर फायर किए थे, लेकिन तीसरा फायर करने से ठीक पहले कैनी गन छीन लेता है और अब वो सैरा से सही से बात करता है क्योंकि वो समझ जाता है कि सैरा सच में गहरे गिल्ट में है। खैर, अब सैरा उसे बताती है कि नेथन को लगता था कि मरने वालों का डर बाद में जंगल का हिस्सा बन जाता है, इसीलिए नेथन टाउन में रहकर जानवरों को कंट्रोल करता था और जंगल से डरता था। अब हम देखते हैं कि कॉलोनी हाउस के ऊपर वैसे ही उड़ने वाले कीड़े मंडराने लगते हैं। साथ ही रात में रेजी पॉला की मौत के बाद बुरी तरह से डरा हुआ था और जैसा बॉयड ने कहा था कि किसी को सोने नहीं देना, ये बात वो फातिमा को बता देता है। अब फातिमा सबको सख्ती से मना कर देती है कि कोई नहीं सोएगा,
जिससे सब परेशान तो होते हैं, लेकिन जान बचाने के लिए मान भी जाते हैं। अब क्रिस्टी और मेरियल को भी अकेले क्लिनिक में ना छोड़कर कॉलोनी हाउस में बुला लिया जाता है। इसके बाद एलिस क्रिस्टी और मेरियल को एक रूम तक छोड़कर आता है, क्योंकि मेरियल ड्रग्स न मिलने की वजह से विड्रॉल मोड में होती है, जिस वजह से उसे आराम चाहिए था, लेकिन अब वो सो नहीं सकती थी। दूसरी तरफ एलिस भी अपने होने वाले बच्चे के बारे में क्रिस्टी से ठीक से बात करना चाहता था, लेकिन क्रिस्टी उससे कहती है कि ये सब नॉर्मल है, पहली प्रेगनेंसी में माता पिता को घबराहट होती है, पर तुम इसकी फिक्र मत करो, सब ठीक होगा। ऐसा कहकर वो वापस मेरियल के पास लौट जाती है। इधर मेरियल का गुस्सा अब पीक पर होता है और वो चीजें उठाकर फेंक रही होती है, वो भी ड्रग छोड़ने की वजह से। इसके बाद क्रिस्टी किसी तरह उसे शांत करके गले लगा लेती है, जबकि नीचे फातिमा टैली के पास थी, यानी वही ओल्ड लेडी जिसने मॉर्फिन दिया था। यहाँ पर एल्जिन टैली को बुनाई सिखा रहा होता है और इसी बीच फातिमा को देखकर टैली तुरंत पहचान लेती है कि वो प्रेग्नेंट है। अब ये सुनकर एल्जिन शॉक्ड हो जाता है, क्योंकि उसके ड्रीम में भी उसने फातिमा को प्रेग्नेंट ही देखा था और ये चीज सच में काफी शॉक्ड कर देने वाली थी। इधर रेजी पॉला की मौत से पूरी तरह से टूट चुका होता है और उसे लगता है कि अब सब मरने वाले हैं, इसलिए अब वो पैनिक में कॉलोनी हाउस के लोगों की डोरबेल बजाकर उन्हें उठाने लगता है, जबकि फातिमा और बाकी लोग बड़ी मुश्किल से उसे संभालते हैं। ऊपर मेरियल को प्यास लगने लगती है तो क्रिस्टी उसके लिए जूस लेने बाहर निकलती है, पर उसके जाते ही अचानक झिंगुर के झुंड मेरियल के कमरे में आकर उसके शरीर पर चिपकने लगते हैं। फिर मेरियल उन्हें हटाने की कोशिश में चीखने लगती है, जिसे सुनकर क्रिस्टी लौटती है, लेकिन उसे कमरे में कुछ भी दिखाई नहीं देता। सिर्फ मेरियल की हालत बिगड़ी हुई नजर आती है, जो कि लगभग बेहोश हो रही थी। इसी बीच नीचे बॉयड, जिम और डोना कॉलोनी हाउस पहुंच जाते हैं और सबको शांत करने की कोशिश करते हैं। तभी ऊपर से क्रिस्टी की चीख सुनकर बॉयड दौड़कर कमरे में आता है। वो देखता है कि मेरियल की आंखें अब पूरी तरह से सफेद हो चुकी हैं। ये देखकर क्रिस्टी रोने लगती है और बॉयड उसे संभालते हुए कहता है कि इस वक्त मेरियल को उसकी मंगेतर नहीं, एक डॉक्टर चाहिए और उसे हिम्मत रखनी होगी। इसी बीच एलिस बॉयड को कुछ जरूरी बातें बताने के लिए नीचे ले जाता है, जहां एल्जिन, फातिमा और वक्ता बैठी थी, लेकिन इस बीच हमें टैली दिखाई नहीं देती, जो पहले वहां मौजूद थी। यहाँ बॉयड को सबसे पहले फातिमा की प्रेगनेंसी के बारे में पता चलता है, जिसे सुनकर वो शॉक्ड हो जाता है। फिर एल्जिन उन्हें अपने ड्रीम के बारे में बताता है। उसने भी वही पोएम किसी आदमी के मुंह से सुनी थी, जो कैनी ने फोन पर सुनी थी। लो, वो आ गए, वो लेकर जाएंगे 3, उन्हें रोकना है तो बंद करो ये संगीत। अब वक्ता कहती है कि ये असल में एक नर्सरी राइम है, जो उसकी दादी उसे सुनाती थी, और वो पूरी कविता सुना भी देती है, लेकिन अभी किसी को इसका मतलब क्लियर नहीं होता। जेड और टैबी उस फैसले पर होते हैं कि टैबी लाइट हाउस जाएगी ताकि वो बच्चों को आजाद कर सके और शायद उसी से सब घर जा सके। लेकिन तभी उन्हें बाहर से जूली की चीख सुनाई देती है, जो कि ठीक मेरियल की तरह दर्द से चिल्ला रही होती है। फिर देखते ही देखते उसकी आंखें भी पूरी तरह से सफेद हो जाती हैं और इसी शॉकिंग मोमेंट पर एपिसोड 9 भी खत्म हो जाता है। एपिसोड नंबर 10, वंस अपॉन अ टाइम। अब सीजन 2 के फाइनल एपिसोड 10 की शुरुआत में जूली की हालत के बारे में पता चलने पर बॉयड क्रिस्टी के साथ उसके पास आता है। तभी जेड बॉयड से बात करता है, जिसके हिसाब से अभी भी बहुत सी चीजें मिसिंग थी और अगर उन्हें सच में सब कुछ सही करना है तो बीच की कुछ चीजों को समझना पड़ेगा। अब ये सुनकर बॉयड तुरंत सैरा के पास जाने लगता है और कैनी भी उसके साथ होता है। फिर दोनों सैरा को उन राइम्स के बारे में बताते हैं और उसे अपने साथ जंगल की तरफ ले जाते हैं, ताकि सैरा उन आवाजों को सुनकर फिर से कोई क्लू दे सके। अब बॉयड उसे उसी टूटे हुए स्ट्रक्चर के पास लाता है, जहां अचानक सैरा को म्यूजिकल बॉक्स की आवाज सुनाई देने लगती है, जो किसी और को सुनाई नहीं दे रही थी। साथ साथ उसे मेरियल, रैंडल और जूली के चिल्लाने की आवाज भी आती है, जैसे वहां कोई उन्हें टॉर्चर कर रहा हो। अब दर्द के मारे सैरा की नाक से खून निकलने लगता है और वो बॉयड से कहती है वो तुम पर हंस रहा है क्योंकि तुमने उसे आजाद कर दिया और टाउन में वापस ले आए। जब उसने तुम्हारे हाथ को छुआ था तब वो बहुत खुश था। अब बॉयड को समझ में आ जाता है कि अगर उसे जूली, मेरियल और रैंडल को बचाना है तो उसे उस म्यूजिकल बॉक्स को तोड़ना ही पड़ेगा। शायद राइम्स का यही मतलब था, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि उसे वहां पर म्यूजिकल बॉक्स दिख ही नहीं रहा, तो वो तोड़ेगा कैसे? इसका मतलब था कि म्यूजिकल बॉक्स की लोकेशन तो वही है, पर शायद टाइम सही नहीं है। यहाँ 2 चांस हो सकते हैं। पहला, जब बॉयड पहली बार टाउन में आया था और उसे वहां बहुत सारे ताबीज लगे हुए दिखे थे, तो हो सकता है उसी जगह उसने गलती से किसी चीज को आजाद कर दिया हो, जिसे रोकने के लिए ही इतने ताबीज लगे हुए थे। और दूसरा, ये बात मार्टिन की हो सकती है या उस मशाल की जो बॉयड वहां लेकर आया था। शायद उसी मशाल की वजह से ये सब ट्रिगर हुआ हो।
क्योंकि मार्टिन ने ही उसका हाथ छुआ था, जैसा कि अभी सैरा कह रही थी। खैर, उधर डोना, डेल और एल्जिन मॉन्स्टर्स की डेड बॉडी और रैंडल को ढूंढने आरवी के पास आते हैं। वहां उन्हें रैंडल की बॉडी उसी हालत में मिलती है जैसी अभी जूली और मेरियल की है, यानी उसकी आंखें भी सफेद पड़ चुकी हैं। लेकिन वहां पर बॉयड की बुलेट से मरा हुआ कोई भी मॉन्स्टर नहीं मिलता। मतलब साफ है कि उस बाइल जूस से भरी गोलियों का मॉन्स्टर पर कोई असर नहीं हुआ। अब डोना रैंडल की बॉडी को कॉलोनी हाउस में ले जाकर एक कमरे में लेटवा देती है। उधर जूली और मेरियल एक ही समय पर बहुत जोर जोर से चिल्ला रही होती हैं, जैसे वो कुछ बहुत खतरनाक देख रही हों और कोई उन्हें टॉर्चर कर रहा हो। अब मेरियल और रैंडल की हालत को देखकर सब डर जाते हैं और उन्हें बचाने के लिए प्रेयर करने लगते हैं। दूसरी तरफ टैबी जिम को जाकर बताती है कि वो लाइट हाउस जाना चाहती है। अब पहले तो जिम उसकी बात नहीं मानता, लेकिन जूली को बचाने का यही आखिरी रास्ता बचता दिखता है, तो टैबी किसी तरह उसे मना लेती है। इसके बाद टैबी वही मौजूद विक्टर से लाइट हाउस के एड्रेस के बारे में पूछती है। अब हालांकि विक्टर को वहां तक का डायरेक्ट रास्ता नहीं पता, लेकिन उसे ये पता है कि उसकी माँ एक बॉटल ट्री से होकर वहां गई थी और उस बॉटल ट्री का रास्ता उसे याद है। दूसरी तरफ कॉलोनी हाउस में एलिस रेजी से बात करके उसे समझाता है कि उसे जैसे तैसे खुद को संभालना पड़ेगा, तो रेजी भी हाँ कहकर वहां से चला जाता है। लेकिन इतने में फातिमा आती है और कहती है कि वो आज ही एलिस से शादी करना चाहती है, क्योंकि उसे नहीं पता कि आगे क्या होगा। तो एलिस भी खुशी खुशी इसके लिए मान जाता है। उधर जेड बार में रखी कांच की बोतलें तोड़कर अलग अलग एंगल से वही सिंबल बनाने की कोशिश कर रहा होता है। तभी उसके सामने बारटेंडर टॉम आता है, जो असल में उसकी इमेजिनेशन थी। लेकिन वो उसे समझाता है कि अगर जेड को सच में उन सिंबल्स को समझाना है तो उसे मॉन्स्टर्स वाली केव में जाना होगा, क्योंकि कुदरत अनमोल चीजों को वहीं रखती है जहां पहुंचना बहुत मुश्किल होता है। यानी इससे जेड सबकी मदद कर सकता है। अब जेड ये सोचकर केव के अंदर चला जाता है, जहां डरते डरते आगे बढ़ते हुए उसे वही वुडन डॉल मिलती है जो उसने सीजन की शुरुआत में देखी थी, जिससे वो पहले भी डर गया था। पर फिर भी वो आगे बढ़ता रहता है और एक खाली सी जगह पर पहुंचता है, जहां उसे वही 7 बच्चे दिखाई देते हैं, जिन्हें टैबी भी अलग अलग टाइम पर देख चुकी है। वो देखता है कि उन बच्चों को जमीन से थोड़ी ऊंचाई पर रखे पत्थर पर एक हेप्टागन यानी 7 कॉर्नर वाली शेप के हिसाब से लटाया गया है। साथ ही वो सभी अंगूही दोहरा रहे होते हैं। अब जेड उन्हें देखकर डर जाता है, लेकिन जब ऊपर नजर उठाकर देखता है तो उसे पता चलता है कि ऊपर से वो जगह खुली हुई है, जहां उसे बाहर पेड़ दिख रहे होते हैं, जिनकी टहनियां मिलकर वही सिंबल बना रही हैं जो उसे हर जगह नजर आ रहा था। पर अगले ही पल सब गायब हो जाता है। ये सब देखकर तो यही लगने लगता है कि इन बच्चों का किसी तरह का सेक्रीफाइस हुआ था, और शायद इसी वजह से ये पूरा टाउन इतना अजीब और भयानक हो गया, जैसे सब पर कोई कर्स लगा हो। दूसरी तरफ हम रेजी को देखते हैं, जो कॉलोनी हाउस के वेपन रूम में जाता है और वहां एक आदमी का गला काटकर उसे मार देता है और एक गन लेकर कहीं जाने लगता है। इस बीच वो बार बार यही बोल रहा होता है, वैसे भी सब मरने वाले हैं, लेकिन तुम बस थोड़ी देर पहले मर गए। यानी उसके दिमाग में अब पूरी तरह से ये बैठ चुका है कि सबका अंत तय है, बस टाइम का फर्क है। इधर विक्टर टैबी को लेकर उसी बोतल वाले पेड़ के पास आता है, जैसा कि हमने सीजन 1 में देखा था। लेकिन ये वो वाला बॉटल ट्री नहीं है जो जेड ने देखा था, बल्कि ये दूसरा है। खैर, अब विक्टर टैबी को बताता है कि उस शाम उसकी माँ मिरांडा भी इसी पेड़ के पास आई थी, क्योंकि ये पेड़ फार अवे ट्री में से एक खास पेड़ है जो हमेशा लोगों को सीधे लाइट हाउस के पास पहुंचाता है। यानी बाकी फार अवे ट्री लोगों को कहीं भी टेलीपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन ये वाला स्पेशल है जो कि पर्टिकुलर लाइट हाउस तक ही ले जाता है। पर शायद मिरांडा उस वक्त पेड़ के अंदर जा नहीं पाई थी, क्योंकि अगले दिन विक्टर को पेड़ से कुछ ही दूरी पर उसकी लाश मिली थी। अब विक्टर टैबी को अपने लंच बॉक्स से खाना देता है, जो वो खास उसी के लिए लाया था। ये देखकर टैबी उसे हक करती है और कहती है कि वो टाउन वापस चला जाए। इसके बाद वो खुद लंच बॉक्स लेकर पेड़ में जाती है और फार अवे ट्री की मदद से सीधे लाइट हाउस के सामने पहुंच जाती है। यानी विक्टर सही था, ये ट्री सच में उसी जगह ले जाता है। उधर जिम अपनी बेटी जूली के साथ साथ टैबी को लेकर भी परेशान है। उसे डर है कि अगर टैबी वापस नहीं आई तो क्या होगा। अब सीन वापस बॉयड पर आता है, जो गुस्से में चर्च में चला जाता है। फिर वो वहाँ गॉड को कोसता है कि उन्हें इस जगह पर फंसाया गया, आखिर सबके साथ ये बेरहमी क्यों हो रही है। इसी बीच वो चर्च में रखे मेल बॉक्स में लात मार देता है और तभी डोना वहां आ जाती है और उसे बताती है कि आज एलिस और फातिमा की शादी होने वाली है। वो बॉयड को समझाती है कि वो टाउन के लिए जो कर सकता था वो कर रहा है, लेकिन अगर सच में सब मरने वाले हैं तो थोड़ा अब अपने लोगों और अपने लिए भी सोचना चाहिए। असल में डोना चाहती थी कि बॉयड बाकी सब छोड़कर कम से कम एलिस और फातिमा की शादी में तो आए,
लेकिन बॉयड, जो खुद भी कंफ्यूजन में था, आखिर में उसकी बात मान लेता है। दूसरी तरफ मेरियल के पास क्रिस्टी और कैनी होते हैं। यहाँ क्रिस्टी बहुत ही परेशान होती है और उसे भी लग रहा होता है कि सब मर जाएंगे, लेकिन कैनी उसे समझाता है कि भले ही वो मर भी जाए, लेकिन वो अपने पीछे कुछ ऐसे क्लूज और चीजें छोड़कर जा रहे हैं जिससे आगे आने वाले लोगों को इस टाउन में सरवाइव करने और सच जानने में मदद मिलेगी। और शायद यही सोचकर उन्हें इतना टूटना नहीं चाहिए। नीचे एलिस और फातिमा की छोटी सी शादी शुरू हो चुकी थी, जहां दोनों ने सिंपल लेकिन दुल्हा दुल्हन जैसे कपड़े पहने हैं और वो बस डोना और बॉयड की मौजूदगी में वचन लेने वाले थे। अब फातिमा बॉयड से कहती है कि वो उसे ब्राइड की तरह लेकर एलिस तक आए और बॉयड ऐसा ही करता है। फिर शादी के दौरान एलिस और फातिमा एक दूसरे के लिए दिल की बातें बोलते हैं और एक दूसरे को लाइफ पार्टनर के रूप में एक्सेप्ट कर लेते हैं। अब एलिस कहता है कि जब वो यहाँ आया था तो उसे लगा था कि वो अंधेरे में फंस गया है, लेकिन फातिमा हमेशा उसके लिए रोशनी बनकर रास्ता दिखाती रही। अब अंधेरा रोशनी वाली ये लाइन सुनकर बॉयड के दिमाग में कुछ क्लिक करता है और फिर शादी के तुरंत बाद उन दोनों को बधाई देकर वहाँ से निकल पड़ता है। खैर, हमें याद आता है कि एपिसोड 1 में जब वो हॉलो स्पेस में फंसा था तो उसने जेब से लाइटर निकालकर जैसे ही रोशनी की थी, तभी उसे पहली बार मार्टिन की आवाज सुनाई दी थी, जबकि उससे पहले वहाँ कोई आवाज नहीं थी। इसका मतलब उस जगह पर रोशनी करने के बाद ही म्यूजिकल बॉक्स और उसकी एंटिटी एक्टिव हुई थी। तो अब अगर उसे जूली, मेरियल और रैंडल को बचाने के लिए म्यूजिकल बॉक्स ढूंढकर तोड़ना है तो उसे फिर से रोशनी करनी होगी, क्योंकि बिना लाइट के वो बॉक्स दिखेगा ही नहीं, क्योंकि वो एक तरह से डार्कनेस का ऑब्जेक्ट है। इसलिए अब यही सोचकर वो विक्टर के ट्रंक के पास जाता है। वहां से वो मशाल उठाता है और उसी स्ट्रक्चर की तरफ बढ़ता है जहां वो पहले टेलीपोर्ट हुआ था, वही जगह जहां से वो हॉलो स्पेस में गया था। लेकिन इतने में वहां रेजी आ जाता है, जो कि बहुत ही गुस्से में था। असल में वो बॉयड को ही सारी मुसीबतों की जड़ मान रहा था और उसके हिसाब से बॉयड के जंगल जाने से ये जगह उससे नाराज हो गई थी। अब बात करते करते वो गन से बॉयड के कंधे पर शूट कर देता है, जिसके बाद बॉयड पहले तो उसे शांत करने की कोशिश करता है, लेकिन जब रेजी नहीं मानता और फिर से निशाना लगाने लगता है तो मजबूर होकर बॉयड उसे ही शूट कर देता है और रेजी वहीं पर मर जाता है। अब जख्मी होने के बाद बॉयड किसी तरह से खुद को घसीटते हुए फिर से उसी स्ट्रक्चर तक पहुंचता है। वो मशाल जलाता है और दोबारा हॉलो स्पेस में पहुंच जाता है जहां पहले उसे मार्टिन मिला था, लेकिन इस बार वहां मार्टिन और 2 कंकालों की जगह जूली, मेरियल और रैंडल जंजीरों से बंधे पड़े थे, जो कि दर्द में चिल्ला रहे थे। साथ ही कोने में वहां वही म्यूजिकल बॉक्स रखा होता है। अब बॉयड जैसे ही म्यूजिकल बॉक्स को तोड़ने के लिए बढ़ता है तो उसके सामने फिर से उसकी बीवी एबी की शक्ल में एक एंटिटी आ जाती है और वो उसे रोकने की कोशिश करती है। वो कहती है कि रैंडल, जूली और मेरियल आज नहीं तो कल वैसे भी मरने वाले थे, इसलिए अगर तुम अभी उन्हें बचा भी लोगे तो आगे उन्हें और भी ज्यादा दर्द झेलना पड़ेगा, जिससे चीजें और खराब होंगी। तो इससे ये अंदाजा लगता है कि पहले जो 3 कंकाल वहां दिखे थे, यानी मार्टिन और 2 और, तो उनके साथ भी शायद यही टॉर्चर हुआ होगा। उनकी रियल बॉडी तो टाउन में रही होगी, लेकिन उनका दिमाग यहीं पर फंसा रह गया होगा, जहां उन्हें लगातार टॉर्चर किया जाता रहा जब तक कि वो पूरी तरह से टूट ना जाएं। यानी अब वही पैटर्न जूली, मेरियल और रैंडल पर रिपीट होने जा रहा है, जहां टाउन में उनकी बॉडी सफेद आंखों के साथ तड़प रही है, जबकि यहाँ उनकी स्पिरिट्स जंजीरों में बंधी चीख रही है। यहाँ सबसे पहले ये कंफ्यूजन क्लियर होता है कि बॉयड इस बार बिना फार अवे ट्री के सीधे उस जगह पर कैसे पहुंच गया, क्योंकि पहली बार जब वो फार अवे ट्री के अंदर गया था तब वो पहले हॉलो स्पेस में फंसा था और फिर मार्टिन ने ऊपर से रस्सी फेंकी तो बॉयड उस कैद वाली जगह तक पहुंचा और वहां पहुंचने के लिए फायर जरूरी था और लाइटर जलाने के बाद ही उसे मार्टिन की आवाज सुनाई दी थी। लेकिन इस बार बॉयड सीधे टूटे हुए स्ट्रक्चर के पास आकर मशाल जलाता है और जैसे ही फायर ऑन करता है वो डायरेक्ट उसी जगह पर पहुंच जाता है जहां मार्टिन कैद था। यानी इस स्पेस तक पहुंचने के लिए हर बार फार अवे ट्री जरूरी नहीं, बल्कि फायर और वही लोकेशन काफी है। खैर, अब वहां जो एबी की शेप में एंटिटी दिख रही थी वो फिर से बॉयड को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन इस बार बॉयड समझ चुका था कि ये जगह उसके दिमाग से खेल रही है, जैसे आरवी में भी हुआ था, इसलिए वो इस बार उसकी बात नहीं सुनता। एक इंटरेस्टिंग डिटेल और है कि जब आरवी में म्यूजिकल बॉक्स एक्टिव था तो सारे मॉन्स्टर्स वहीं रुक गए थे, जैसे वो इस बॉक्स से डरते हों, जैसे ये किसी और भी बड़े भयानक चीज का सोर्स हो। आखिरकार बॉयड मशाल से म्यूजिकल बॉक्स को तोड़ देता है और उसी पल जूली, रैंडल और मेरियल तीनों की हालत नॉर्मल हो जाती है। उनकी चीखें रुकती हैं और वो वापस से ठीक हो जाते हैं,
इधर बॉयड भी उस जगह से बाहर आ चुका होता है और बाहर खड़े होकर चिल्लाता है कि तुम मेरे दिमाग के साथ खेल नहीं सकते। लेकिन तभी उसे फिर से वही कुत्ता दिखाई देता है जो पहले भी उसे गाइड कर चुका था। अब बॉयड जैसे ही उसे देखता है तो कुत्ता तुरंत गायब हो जाता है। इधर जूली के सही होने से जिम राहत की सांस तो लेता है, लेकिन अभी भी टैबी को लेकर वो बेहद परेशान था। उधर टैबी लाइट हाउस की सीढ़ियां चढ़ रही होती है, जहां सीढ़ियों पर उसे कुछ टॉयज दिखाई देते हैं, जैसे कि एक डंप ट्रक जिसके टायर नहीं है, एक एम्बुलेंस और प्लेइंग कार्ड्स थे, 4 ऑफ रेड हार्ट्स और 8 क्लब्स ऑफ ब्लैक। आगे ऊपर जाते जाते टैबी लाइट हाउस के गियर सिस्टम तक पहुंचती है। फिर उसे उन्हीं बच्चों की वही अंगूही अंगूही वाली आवाजें सुनाई देती है और वो देखती है कि टॉप पर काफी सारे रिफ्लेक्टर्स टूटे हुए पड़े हैं। लेकिन तभी अचानक शॉकिंगली उसके सामने वो व्हाइट बॉय आकर खड़ा हो जाता है, जो उसे सीधे कहता है, अगर तुम घर जाना चाहती हो तो सिर्फ एक ही रास्ता है। और इतना बोलकर वो उसे लाइट हाउस के ऊपर से धक्का दे देता है और टैबी कांच को तोड़ते हुए नीचे गिरने लगती है। और इसके बाद जो होता है वो हमें ही चौंका देता है, क्योंकि ऐसा इन दोनों सीजन में हमने अब तक नहीं देखा था। हम देखते हैं कि उसकी आंखें खुलती हैं तो वो असल दुनिया के एक हॉस्पिटल में होती है, जहां डॉक्टर उसे बताती है कि कुछ हाइकर्स को वो एक पेड़ के पास घायल हालत में मिली थी। और ये सुनते ही टैबी शॉक्ड हो जाती है, क्योंकि इसका मतलब है कि या तो ये किसी फार अवे ट्री का एग्जिट था या फिर लाइट हाउस खुद एक एग्जिट पॉइंट था। इसके बाद टैबी धीरे धीरे उठकर हॉस्पिटल की विंडो से बाहर का नजारा देखती है। उसे यकीन ही नहीं हो रहा कि वो सच में असल दुनिया में वापस आ गई है। और इसी के साथ ये सीजन 2 यहीं पर एंड हो जाता है। दोस्तों, आखिर में आते आते ये सीरीज अब और भी इंटरेस्टिंग हो चुकी है और अब मैं इसके दोनों सीजन्स को अच्छे से एक्सप्लेन कर चुका हूँ। अब कुछ ही हफ्तों में मैं इसके तीसरे सीजन को भी एक्सप्लेन करूंगा, या फिर आप उसे अभी देखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट्स में बता देना। वैसे भी इसका सीजन 4 इसी साल मार्च में आने वाला है, तो उसके बाद मैं उसे भी एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो दोस्तों, आपको ये सीरीज कैसी लग रही है मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। साथ ही इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कर दीजिए। लेकिन अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। अब मैं आपसे मिलूंगा अगली सीरीज के साथ। टिल देन टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।